तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी हरियाणा के विद्यार्थी हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट या आसपास के जो स्टेट हैं राजस्थान के, सारे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, अब उनको नींद से जाग जाना चाहिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसने इनवाइट किया था फार्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के लिए, उसका सिलेबस और एग्ज़ाम डेट अब आ गया है। तो आज शिक्षक दिवस में उन्होंने हरियाणा पीसीएस ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक तरह से विद्यार्थियों को एक तोहफा दिया है अच्छा दिन पे, कि इतना लंबा लगभग 6 से 7 महीना का दौर गुजर गया था और इसमें मतलब विद्यार्थी हैं सारे इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा डेट क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे अड़चनों से गुजरा, कोर्ट कचहरी का मैटर भी फंसा, बीएससी ऑनर्स या नॉर्मल बीएससी क्या है क्या नहीं है, कौन एलिजिबल है, इस तरह के मुद्दे से उलझता रहा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अब आपको जो समय बचा है, जितना भी समय बचा है, उसमें एकदम जो है ना घोड़ा बन जाना है, तेज़ तर्रार बन जाना है। आप लोग पहले से तैयारी किए हैं तो अब दिमाग से या प्लानिंग से क्या करना है, उसको स्ट्रेटजी बना के तैयारी करना है। अब चूंकि सिलेबस जिसकी वजह से तैयारी भी आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, तो सिलेबस आ गया है, तो अब आपकी सारी रणनीति बहुत ही मजबूत बना सकते हैं और क्लियर कट हो सकते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे सिलेबस क्या है और डेट ऑफ एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया था उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट hpcs.gov.in में ये जो नोटिस आया उसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ और इसके बाद में मैं सिलेबस के ऊपर में बात करूँगा। तो तैयार रहिए चीज़ों को लेकर के। जैसे नोटिस आया था एचपीसीएस का, तो ये नोटिस आज ही आया, मतलब 5 सितंबर 2022 को। और यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यदि आप ओरिजिनल जो सोर्स लिंक है उसको जाके विजिट करना चाहते हैं। यदि आप सिलेबस का या नोटिस का प्रिंटेबल फॉर्म चाहते हैं कि वो अच्छा क्वालिटी का सिलेबस है, तब पर भी आप इस वेबसाइट पे जा कर के, मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा लिंक को, तो वहाँ से जा कर के आप क्लिक करके पा सकते हैं। दूसरी बात, जो नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया गया था उसके बारे में मैं एक बार बता देना चाहूँगा। अनाउंसमेंट किया था एचपीएससी ने कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के लिए, क्योंकि कैडर याद रखना अलग अलग कैडर के नाम से एडीओ का पोस्ट निकाला था। ये ग्रुप बी पोस्ट है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसकी जॉब है। जो एडवर्टीज नंबर 14/2022 का ये उसका ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो इसके अंतर्गत उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है उसमें सिलेबस और एग्ज़ाम डेट के बारे में मेंशन किया है। क्या मेंशन किया उन्होंने? एक तो इस स्कीम या पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है और ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसका एकदम क्लियर कट ऑफिशियल क्लियर कट अब डिटेल पता चल गया कि क्या है। पहली बात यह है कि क्वेश्चन पेपर है वो सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा, एक पेपर होगा, एक पेपर, और इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो कई लोग यदि जो पहले उस समय में पूछ रहे थे, कुछ यूपी के जो स्टूडेंट हैं वो भी फॉर्म भरे थे, तो वो कह रहे थे कि क्या हिंदी में भी आएगा। तो जनरली पीसीएस है वो हिंदी में देता है, हिंदी में पीसीएस जो है ना पेपर को बाइलिंगुअल करता है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में देता है। लेकिन ये चूंकि यहाँ मेंशन कर रखा है तो कोई धोखा में अब मत रहिए कि इंग्लिश से हिंदी में भी होगा, इन्होंने साफ कर रखा है इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। और ज़्यादातर सिलेबस इतनी वास्ट दिया है कि ये सिलेबस के ही इर्द गिर्द में ही रहेंगे, सिलेबस से इनको आउट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चन मात्र पूछने हैं 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के पीछे में वो 1 नंबर अलॉट कर रहे हैं। तो इस तरह से मैक्सिमम मार्क 100 होगा और 2 घंटे का समय, 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। तो यदि आप देखते हैं कि 120 मिनट का समय है और इसमें आपको 100 MCQ करने हैं, तो आप मोटे मोटे ऐसे कर लीजिए कि 20 मिनट को बचा के चलिए और 100 मिनट जो है आपके पास में यदि आप मिलता है तो 100 मिनट में 100 MCQ करना है। इसका मोटा मोटा एक ही मतलब निकलता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय है,
60 सेकंड का। तो ये रणनीति में बाद में काम आएगा और हर क्वेश्चन पे इक्वल मार्क है, मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। और इस रॉन्ग आंसर, देखिए यहाँ एकेडमिक एग्जाम की तरह रॉन्ग आंसर के लिए आपको चार्ज किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। यानी कि यदि आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, 0.25 जितना भी आपका टोटल रहेगा उस पर रॉन्ग करते हैं तो ये 1/4 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। जैसे किसी ने आईसीआर का जेआरएफ एग्जाम लिखा है तो आईसीआर जेआरएफ एग्जाम में से इसी पैटर्न से डिडक्ट होता है 0.25 मार्क्स, यदि नंबर मिला तो एक। लेकिन आईसीआर के एग्जाम में वो कहते हैं कि एक क्वेश्चन के पीछे में 4 नंबर है और गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। सेंस यही बनता है कि 0.25 यानी 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाता है। यहाँ एक बात और मेंशन करूँगा क्योंकि क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या सेंस है। इफ ए क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, यदि क्वेश्चन को आप नहीं अटेम्प्ट करते, जैसे पहले ऐसा होता था कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसको आप खाली छोड़ देते थे, तो अभी आप क्या करना है, इफ ए क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड सर्कल द करस्पॉन्डिंग बबल बिलो हैश इन द OMR सेट। ये हैश यहाँ पे नहीं होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, शायद वहाँ पे तो देखा भी था ओरिजिनल में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इन्होंने हैश का क्या सिग्निफिकेंस रखा था। या हैश उन्होंने नोटिफिकेशन में हैश को इन्होंने मेंशन किया है। क्या करें आप बताइए प्लीज़। सर अगर कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ना होता जो अटेम्प्ट नहीं करना हो तो उसका अलग से 5वां ऑप्शन दिया होता है जो ये फिल करना होता है कि हम ब्लैंक छोड़ दें। 5वां ऑप्शन दिया रहता है, यस सर। उसमें आपको हैश करना होता है क्या? हैश का ऑप्शन जैसे ABCD सभी के लिए दिया होता है तो उसमें हैश भी दिया होता है। ओके, हैश का ऑप्शन दिया रहता है, ठीक ठीक, ब्लैंक छोड़ रहा है तो ठीक है। इसमें ये इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि ऑनलाइन बिल्कुल, देखिए मैं इसके ये जो है ना टेक्निकल कंसर्न होता है जब उनके बीच में ऐसा रहता है कि जो OMR, चूँकि ये एग्ज़ाम ये OMR सीट में ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये OMR सीट में ले रहे हैं तो जनरली जो OMR सीट के गोला को डिटेक्ट करता है मशीन उसे OMR सीट स्कैनर या डिटेक्टर कहते हैं। तो जितने भी बच्चों OMR सीट में ऐसे भरते हैं तो इन लोग का जो HPCS है वो करता क्या है, उसको स्कैन करवाता है और वो सॉफ्टवेयर है उनको डिटेक्ट करके नंबर को कैलकुलेट कर देता है, क्योंकि मैनुअली करना रॉन्ग होने के बहुत चांस रहते हैं। तो अब उसी में इन्होंने ऑप्शन रखा है कि यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो सर्कल कीजिए करस्पॉन्डिंग बबल बिलो द हैच। MR में हैच के नीचे में वहाँ पे जो ये सामने में रहेगा उसको सर्कल करना है, बिल्कुल मतलब पहले के पैटर्न में छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। फेलिंग विच, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगेन उसको रॉन्ग मान करके 0.25 मार्क्स काट दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जैसे जिन लोग नए नए होंगे जो JRF वगैरह लिखते हैं या फिर किसी OMR सीट पे आंसरिंग किए होंगे उनके लिए इस वाले क्राइटेरिया को बड़ा इंपॉर्टेंट ढंग से ध्यान में रखना चाहिए। सर जैसे सिविल सर्विस का मैं एक और दिया था हरियाणा सिविल सर्विस, तो उसमें भी सेम पैटर्न था। हाँ बिल्कुल, जैसे अब HPCS इस पैटर्न को अपना रहा है तो हरियाणा वालों के लिए शायद ये दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पहले के सिस्टम में ऐसा नहीं था। वो 4 ऑप्शन जो देते थे उसको वो बिल्कुल किसी को छोड़ सकते थे, तो इसीलिए इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि यदि आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को तो कम से कम जो हैच वाला एरिया है उसको आपको सर्कल करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कई लोगों के लिए नया होगा, इसीलिए मैंने स्ट्रेस दे के इसके ऊपर में बात किया। इसके बाद है द वेटेज ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी द 87.5%। जो टेस्ट है 100 नंबर का, ये एक्चुअली में वेटेज के आधार पे इसको 87.5% करेंगे रियल सिलेक्शन में, रियल रिक्रूटमेंट के टाइम में। और साथ में ये जो हम एक डाउटफुल कंडीशन में जा रहे थे वाइवा वो होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो अब उन्होंने वाइवा या इंटरव्यू को भी जगह रख दिया। जो इंटरव्यू है वाइवा है वो भी 12.5% मेंशन कर रहे हैं कि अब वाइवा होगा 12.5%, उसका अपना कंट्रीब्यूशन होगा, वेटेज होगा। तो ये जान लीजिए कि अब ये 2 चरण का एग्ज़ाम है
रिक्रूटमेंट टेस्ट 100 नंबर का और वाइवा वॉइस। तो इसके आधार पे आप जो नंबर 100 नंबर का एग्जाम होगा वो फाइनल के टाइम में उसको वो 87.5 कंसिडर कर लेंगे और उसी के आधार पे जैसे वाइवा है वो 100 नंबर का होगा, उसको वो कितना काउंट कर लेंगे 12.5% कर लेंगे, उसी के आधार पे आपको एलोकेट कर देंगे नंबर। फिर द कैंडिडेट टू एक्सटेंड ऑफ द 2 टाइम इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट इफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे उसका जिक्र हो रहा है। तो जो एडवर्टीजमेंट में जितना पोस्ट दिया गया है उसके 2 गुना 2 टाइम्स कहा गया है, ठीक है। 2 टाइम्स मतलब जितना भी है, कितना पोस्ट है अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के लिए 600 का। तो जो 600 है इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 1200 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो ये है द कैंडिडेट टू द एक्सटेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड विल बी द शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो ये भी याद रखना 1200 लोगों को वो कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए वाइवा वॉइस के लिए यदि उसने 50% मार्क्स कम से कम क्वालिफाइंग मार्क के रूप में अर्जित नहीं किया है। यदि वो अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी का है, तो उस कंडीशन में उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क का 50% है। जो एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, 100 नंबर के एग्ज़ाम होगा उनमें कम से कम उनको 50% नंबर लाना पड़ेगा, उन्हीं में से ही लोगों को बुलाया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन कठिन आ गया और जो है 50 से ऊपर पाने वालों की संख्या केवल 300 लोग हैं, तो ऐसे में मतलब इनके लिए दिक्कत ये हो जाएगा कि जो 50% से भी कम नंबर आए हैं उनको भी बाकी 900 स्टूडेंट को उनको बुलाना पड़ेगा। तो ये नहीं बुलाने वाले, ये साफ कह रहे हैं कि जिसका भी 50% से कम क्वालिफाइंग मार्क होगा अनरिजर्व कैटेगरी का, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किसी भी सूरत में नहीं करने वाले हैं। भले वो फिर दूसरा ऑप्शन खोजेंगे, एग्ज़ाम फिर से करा देंगे, लेकिन बुलाएंगे नहीं किसी भी सूरत में। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 45% मार्क का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क के रूप में अर्जित करना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और उसके बाद सिलेबस भी अब इन्होंने अपने कमीशन ने अपने वेबसाइट में मेंशन कर दिया है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग बात कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम का डेट। तो एग्ज़ाम का डेट रखा गया है कब, ये है 16 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो आज से आप काउंट करिए, आपका काउंट डाउन चालू हो जाता है और आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। इसी रणनीति के आधार पे 16 अक्टूबर 2022 एग्ज़ाम डेट है, इसे ध्यान में रखिए। और आज तारीख है 5 सितंबर 2022। तो कितना दिन बाकी है, बड़ी मुश्किल से आपके पास में 1 महीना मान लीजिए और 10 दिन और मान लीजिए, तो 1 मंथ बाकी है, यानी 30 दिन और 10 दिन और, तो टोटल आपके पास में 40 डेज़ का खेल बाकी है। इस 40 डेज़ में रणनीति सही से बनाएंगे, केवल सिलेबस को देख करके पगला जाएंगे तो फिर सिलेक्शन की संभावना कम रहेगी, ठीक है। आपको रणनीति के आधार पर काम करना है। तो आइए मैं बात कर रहा हूँ जो कमीशन ने जो सिलेबस प्रपोज किया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर ग्रुप के लिए, उसके बारे में ये दिया है स्क्रीनशॉट में। इसके टाइप करके आपको डिटेल में एक बता के चलूँगा। हम इस पे वास्ट डिस्कशन करेंगे, कम से कम मैं आधा घंटा पूरे सिलेबस में टाइम स्पेंड करूँगा, बताऊँगा कि कैसे कैसे हैं, क्या क्या है। सबसे पहले इतना लंबा सिलेबस दे करके, जैसे मैं इसको ग्रुपिंग में करना चाहूँगा यूनिट के रूप में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 और 17 बड़े यूनिट दिए हैं। और इसको मैं आपको जब डिटेल में जाके बताऊंगा, इसको यदि आप बड़ा करके पूरा सिलेबस को देखते हैं, ये सिलेबस यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक दे दूंगा।
यहाँ सिलेबस को देखते हैं। मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल पढ़ाता हूँ आईएएस का। ये कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सिलेबस है। और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो चाहे वो उत्तर प्रदेश का है या हिमाचल प्रदेश का है, वो लगभग इसी पैटर्न को फॉलो करके अपना स्टेट का भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम, पीसीएस जो भी एग्ज़ाम कराता है उसके लिए सिलेबस यही रखता है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी वही किया है। निश्चित रूप से चूंकि ये पहली बार इतना बड़ा वास्ट सिलेबस को किया है, किसी ने उम्मीद नहीं किया था। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अलग ढंग से एडीओ का सिलेबस तैयार करता है, तो लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना वास्ट सिलेबस करेगा। निश्चित रूप से इसके पहले जो एडीओ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन था एंड फार्म मशीनरी था, इसका सिलेबस जो मिला था वो गेट के सिलेबस से मैच करता था। तो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना कि कैसा सिलेबस होगा ये मुश्किल था, लेकिन अब सिलेबस आ गया। बहुत ही विस्तृत सिलेबस होता है और ये इतना बड़ा सिलेबस आईएएस का सिलेबस है। यदि आप आईएएस के सिलेबस देखते हैं तो लाइन बाय लाइन आपको ये सिलेबस दिखने को मिलेगा। इन्होंने रेयर मतलब नहीं के बराबर काट छांट की है। पूरे के पूरे सिलेबस जो पेपर 1 है और पेपर 2 है वो दोनों को इन्होंने मिला दिया है। और कंप्लीट जो जैसे यहाँ 17 टॉपिक है, मैं आईएएस का 17 यूनिट है, मैं जब आईएएस का पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे 14 यूनिट मिलते हैं, 14 यूनिट का। यहाँ पे कौन से यूनिट को सेपरेट करके अलग किया गया है वो हम अभी निकाल लेंगे, समझ में आ जाएगा कि कौन यूनिट एक साथ में है। जैसे मुझे लग रहा है ये 13 और 14 यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी और एंजाइम वाला, तो वो शायद एक ही है, वो चीज़ें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके डिटेल में जाते हैं सिलेबस में। पहला वाला सिलेबस है वो पेपर 1 मानते हैं आईएएस के पैटर्न में, और यहाँ पे आपके लिए ABCD इस तरह से रखा गया है। तो पहला जो सिलेबस है इसको देख के ऐसा लगेगा कि ये एग्रोमेट्रोलॉजी है, और रियल में एग्रोमेट्रोलॉजी है। अब एग्रोमेट्रोलॉजी है तो वो एग्रोनॉमी का पार्ट है। अब यदि इस जो इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन है, ये पूरे का पूरा ये जो है सिलेबस है वो एग्रोमेट्रोलॉजी जैसे है। और इसके लिए यदि आप जैसे SR रेड्डी का एग्रोमेट्रोलॉजी का भी कंटेंट पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक आपको मदद मिल जाता है। यदि आप SR रेड्डी का एग्रोमेट्रोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे मदद मिल जाता है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको मेनली जो रिकमेंडेबल किताब है वो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का कुछ टॉपिक होता है। आप देखते हैं इतनी बड़ी है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय ICAR, इसके कंटेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, और वो एरिया है वो काफ़ी रिफ्लेक्ट वो वही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो PCS का या UPSC का जो मतलब कंटेंट तैयार करते हैं इस एरिया के लिए वो वही है। और काफ़ी हद तक चूँकि ये देखें यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की मुद्दा है, तो क्लाइमेट चेंज करंट अफेयर में भी आते हैं। तो कहीं यहाँ पे आप थोड़े करंट अफेयर की कोई स्कीम वगैरह देखते हैं क्लाइमेट चेंज संबंध में, इंटरनेशनल लेवल में कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ और इंडिया में कहाँ पे कौन सा इनिशिएटिव हुआ, तो उसके बारे में जानना आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। जो क्योंकि PCS ले रहा है तो PCS को आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल थ्योरी टाइप का पूछेगा, वो लेटेस्ट अपडेट नहीं पूछेगा, PCS लेटेस्ट अपडेट पूछेगा। और यदि आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे और ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पे कुछ जगह में लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देता है, वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी एक यूनिट मेंशन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से, वहाँ क्लाइमेट चेंज के टॉपिक पे करंट अफेयर मिलते हैं। और कई जगह है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट साइंस का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, तो क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस इफेक्ट का या ग्लोबल वार्मिंग का करंट अफेयर रिलायबल ढंग से मिलता है। बाकी आप कोई भी IAS का या जो कोई सभी अदर PCS वगैरह का या जनरल नॉलेज की किताब बनाते हैं, वहाँ पे भी कई सारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर में, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में करंट अफेयर 8 से 10 मेजर पॉइंट मिलते हैं, उसी से मतलब है। इसी तरह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी एक लेटेस्ट मुद्दा है। तो आए दिन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी लेकर के इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में बेसिक थ्योरी के साथ साथ में जैसे फर्टिलाइजर की पॉल्यूशन हो गया, जैसे सोल की पॉल्यूशन, वाटर की पॉल्यूशन, क्योंकि एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखना है।
और क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ता है क्रॉप के ऊपर में, क्या C3 प्लांट होते हैं उनका यील्ड कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या फिर कुछ प्लांट में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं क्लाइमेट चेंज के, वो कौन से क्रॉप होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, वैसे तो हम सारे एरिया को कवर अप करते हैं, हम लोगों को पता रहता है कि सिलेबस क्या है, कैसे किस में आएगा। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न एज इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंट कहते हैं, तो क्रॉपिंग पैटर्न जैसे पंजाब हरियाणा में राइस के बाद वीट क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हैं। जहाँ जहाँ राइस वीट क्रॉपिंग पैटर्न लगता है पता चल जाता है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी खो देगा। तो इस तरह के मुद्दे यहाँ पे आएंगे। आपको मैं एरिया को पढ़ने के लिए एक वजह दे रहा हूँ, जगह दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पूरा का पूरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एरिया आ जाता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मुद्दे आप समझते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहाँ स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आप मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंटल एज ए क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज्योग्राफी टाइप का है। जैसे जहाँ ज़्यादा पानी गिरता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ राइस लगता है प्लेन एरिया में, और ज़्यादा बरसात होगा लेकिन हिल एरिया है वहाँ पे कॉफ़ी और टी लगता है। जहाँ सूखा है, डिजर्ट एरिया है, वहाँ ग्रासेस लगते हैं। और इसी तरह का जो पैटर्न है कि भाई किस तरह का रेनी सीजन है या किस तरह का रेन है, तो वहाँ पे कौन सी फसल लगेगा ये डिसाइड होता है। तो ये यहाँ पे क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन वाले यूनिट में पढ़ा जाएगा। उसके बाद में रिमोट सेंसिंग GIS का क्या योगदान है, ये एग्रीकल्चर में क्रॉप एरिया एस्टिमेशन में काम आते हैं। कितना इस साल हरियाणा का उत्पादन कितना हुआ, इसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं। कितना एरिया में खरीफ सीजन में राइस लगाया गया, कोई फसल लगाया गया, कितना गेहूं का एरिया था हरियाणा का या पूरा इंडिया का, इन तरह की चीज़ों का आकलन या एस्टिमेशन इन एडवांस टूल रिमोट सेंसिंग या GIS के माध्यम से करते हैं। आप रिमोट सेंसिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या है, कैसे है, और आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों को हम अपने लेक्चर में कवर अप करते हैं, कहीं ना कहीं हम मेंशन करके चलते हैं। फिर दूसरा यूनिट आता है वो है क्रॉपिंग पैटर्न का। ये भी एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है यहाँ पे 2-3 मुद्दे हैं। जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो कि 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उनका डिस्कशन करना। और फिर भारत में कौन कौन से अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है। जैसे भारत का मेन क्रॉपिंग पैटर्न राइस वीट क्रॉपिंग पैटर्न है, जो कि टोटल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया राइस और वीट क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरे नंबर का क्रॉपिंग पैटर्न राइस के बाद राइस लगाना होता है। कुछ जगहों में राइस और शुगर केन क्रॉपिंग पैटर्न है, कुछ जगहों में वीट और शुगर केन क्रॉपिंग पैटर्न फेमस है। तो अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है, अलग अलग एरिया में काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद देखिए भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप लाए गए और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लाए गए थे। तो उनका क्या प्रभाव पड़ा, हाई यील्डिंग वैरायटी से बाकी जो लोकल वैरायटी थे, जैसे उस समय में हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सा लाया गया था, कल्याण सोना, सोनालिका, ये हाई यील्डिंग वैरायटी थे, उसको किसानों के बीच में लॉन्च किया गया पंजाब और हरियाणा के। तो हुआ क्या था, लोगों ने जो क्षेत्रीय वैरायटी थे उसको लगाना बंद कर दिया, तो उसके कई सारे बुरे परिणाम थे। उस कॉन्सेप्ट को जेनेटिक इरोजन कहते हैं। और एक बात और जानिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगाना चालू किया किसानों ने, तो उसके क्या अच्छे असर पड़े थे कि आपको जल्दी फसल तैयार हो जाता था। तो फायदा ये होता था कि आप एक फसल के बजाय में मल्टीपल क्रॉपिंग ले सकते हैं, एक साल के अंदर में कई फसल ले सकते हैं। और उसके बाद में क्रॉपिंग पैटर्न के कॉन्सेप्ट जैसे इंटर क्रॉपिंग है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है, इसके बारे में आप समझते हैं, कहाँ पे अपनाते हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं, क्या फीचर हैं। फार्मिंग सिस्टम की कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि भाई आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम लगाइए, किस रीजन के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अच्छा है जिससे ज़्यादा इनकम आए, कि राइस और उसके बाद में फिश फार्मिंग सिस्टम अच्छा है, या राइस या गोटरी का फार्मिंग सिस्टम अच्छा है, फिशरी गोटरी करना अच्छा है, ये सारे बात। फिर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब केवल गोबर खाद से, मतलब मुख्य तौर पे गोबर खाद से या ऑर्गेनिक मटेरियल से फार्मिंग करना, चाहे वो डेयरी हो या क्रॉप उगाना हो। ये यदि आप मैन्योर से कर रहे हैं या ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से कर रहे हैं और नहीं के बराबर यूज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिकल का, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के नया एस्पेक्ट खुल चुके हैं,
जीरो टिलेज फार्मिंग सॉरी जीरो फार्मिंग है, तो जीरो फार्मिंग आए दिन न्यूज़ में रहता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देखते हैं जीरो फार्मिंग के अतिरिक्त जो नेचुरल फार्मिंग है, जिसके फादर कहे जाते हैं मोसम्बू फुकुओका, तो वो हैं सुभाष पालेकर हैं जीरो फार्मिंग को प्रमोट करने वाले। इन कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है। ऑर्गेनिक का फार्मिंग का स्टेटस जान सकते हैं कि कौन सा स्टेट है, कौन सा देश है, ये वाले मुद्दे यहाँ पे आएंगे। प्रिसीजन फार्मिंग का मुद्दा है, वो आपको देखने को मिलेगा कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, कैसे होता है। उसके बाद पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट सीरियल, पल्स, ऑयलसीड, फाइबर, शुगर, कमर्शियल क्रॉप, फॉडर क्रॉप, यहाँ के मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे कि मेजर फैक्ट है, आप इनको जानिए और स्टैंडर्ड किताब से जानिए। जैसे ये जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, इसको मैं 3 सोर्स देता हूँ। या तो आप चिद्दत सिंह के कंटेंट पढ़ सकते हैं, या टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्राफ्ट बाय राजेंद्र प्रसाद पढ़ सकते हैं, और यदि आप बेहतर और पढ़ना चाहते हैं तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय ICAR से। इनमें आपको यहाँ के कंटेंट काफ़ी रिलायबल ढंग से तीनों जगहों में मिलेगा। ठीक है, चिद्दत सिंह एकेडमिक हिसाब से इंपॉर्टेंट था, लेकिन देखिए मैं आपको समरी वाला नहीं बता रहा हूँ, समरी के कंटेंट को मैं आपको वाफ्ट के लिए अभी बता रहा हूँ। समरी पढ़ना चाहते हैं सब कंटेंट को तो कहाँ से पढ़ना पड़ेगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन ये है, हाँ, जैसे ये कंटेंट है ये सारे आपको अपडेटेड वर्जन के साथ, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, ये आपको अपडेटेड वर्जन के साथ में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट ही काम नहीं आएंगे। इसके बाद आता है तीसरा एग्रो फॉरेस्ट्री का। तो एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट्री के अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, नेचुरल फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एवेन्यू फॉरेस्ट्री क्या है, ले फार्मिंग क्या है, फॉरेस्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में। फिर फॉरेस्ट प्लांट का प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, जैसे टीक पौधा है, साल जिसे कहते हैं, उसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, उसका बीज से करते हैं या कोई और तरीका है। हम लोगों ने टिश्यू कल्चर टेक्निक से खूब प्लांट बनाया था फॉरेस्ट प्लांट का, साल का। उसी तरह से बम्बू का बीज से करते हैं, तो बम्बू के लिए क्या है, बम्बू भी आप ट्री के काउंट में ट्री के काउंट से बाहर आ गया, वो फिर ग्रासेस के रूप में भी काउंट कर रहे हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं, मेन प्रोडक्ट में टिम्बर आएगा, अब माइनर प्रोडक्ट का मेन रोल बढ़ते जा रहा है, जैसे तेंदुपत्ता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तरफ में चलता है। तो ये जो इधर के रीजन हैं, ये हरियाणा तरफ में, इधर पे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट तो वैसे भी वहाँ पे कम है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस नहीं बनता। अच्छा, ये वाला जो डिस्कशन कर रहे हैं आपको इंटरव्यू में मदद करेगा पूरा एक समझ बनाने के बाद। हरियाणा में फॉरेस्ट के एरिया कम है, तो आपको मेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट कम मिलेंगे। हरियाणा में मुख्य कॉन्सेप्ट एग्रो फॉरेस्ट्री में चलता है, तो वो डायरेक्ट एग्रो फॉरेस्ट्री है, जिसे हम कहते हैं फार्म फॉरेस्ट्री, कि खेत के बीचों बीच जो मेड़ होता है वहाँ पे जो ये है सफ़ेदा ट्री है, उसे क्या कहते हैं, सफ़ेदा को नीलगिरी पौधा कहते हैं, यूकेलिप्टस का उसको लगाते हैं, तो उसके असर वो यूकेलिप्टस है वो बायोड्रेनेज में भी काम आता है, उसके मुद्दे को आपको जानना पड़ेगा। फिर वैल्यू एडिशन की, जैसे पापड़ बना देते हैं, बम्बू के अचार बनते हैं, बम्बू के चटनी बनते हैं, इस तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री के कई सारे वैल्यू एडिशन होते हैं। फिर कैसे उन्हें कंजर्व करते हैं, ये वाला मुद्दा यहाँ पे आता है फॉरेस्ट प्लांटेशन को, नेशनल पार्क का। लेकिन इधर से क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है, वो जो सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के टाइप, इन्हीं मुद्दों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सोशल फॉरेस्ट्री से क्या डिफिनेशन से क्या समझते हैं, इस तरह की बातें। फिर आता है एग्रोनॉमी का ही वीड क्वेश्चन। अभी तक 4 यूनिट पे हमने डिस्कस किया, और चारों यूनिट किसके ऊपर में, इर्द गिर्द में है, एग्रोनॉमी पे। तो वीट के बारे में, वीट की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि वो काफ़ी गहरे डॉर्मेंट होते हैं, 200 साल तक, उससे भी ज़्यादा समय तक वो डॉर्मेंट कंडीशन में रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है, 2-2 लाख 10-10 लाख तक बीज सीड प्रोड्यूस करते हैं। इससे उनकी संतति, उनका जो पीढ़ी है वीट का, वो बढ़ता है। वो करेक्टर जो उनको बेहतर करता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह फैलने के, डिसमिनेट होने के एक नहीं कई साधन मिलते हैं। इसके बाद आप डिसमिनेशन के कौन कौन से तरीके हैं, विंड से, एयर से,
और एसोसिएशन, जैसे क्रॉप में केवल एक क्रॉप, जैसे राइस है, राइस में इकाइनोक्लोआ क्लोनम आता है क्योंकि उसके साथ में कुछ एक अपना संबंध है, उसका एसोसिएशन है, तो केवल उसी के साथ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है कि फ्लेरिस माइनर है, वो एसोसिएशन दिखाता है गेहूं के साथ में, तो वो गेहूं के साथ में ही आएगा। इसी तरह से कई सारे वीट सीजन बाउंड होते हैं कि इस पर्टिकुलर सीजन में है, जैसे इकाइनोक्लोआ क्लोनम है, वो केवल आपको देखने को मिलेगा खरीफ सीजन में ही। जैसे फ्लेरिस माइनर है, चिनोपोडियम है, वो आपको विंटर में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सीजन बाउंड होते हैं, क्रॉप की तरह वो भी एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन के उनके तरीका सीड के थ्रू, राइजोम के थ्रू, बल्ब के थ्रू। साइप्रस रोटंडस है, वो ग्रो करता है उसके राइजोम के थ्रू, और जो दूब घास है साइनोडान, वो जो है मल्टीप्लाई होता है अपनी रनर के थ्रू। ऐसे ही वीड को कंट्रोल करने के कई सारे कल्चरल मेथड, जैसे गन्ने में अपनाते हैं इफ्टेल सीड बेड, जैसे ग्राउंड नट में आप अपनाते हैं कौन सा मैकेनिकल मेथड है जो स्पेड से अर्थिंग अप करते हैं। ऐसा ही कई सारे बायो हर्बिसाइड अपनाते हैं, बायो हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि जो लेडी बर्ड बीटल है उसका उपयोग करके पार्थेनियम को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे आइसोप्रोट्रॉन केमिकल का उपयोग करके, हर्बिसाइड का उपयोग करके फ्लेरिस माइनर कंट्रोल करते हैं। टुफोडी स्प्रे करके चिनोपोडियम कंट्रोल करते हैं। तो ये मुद्दे यहाँ पे डिस्कशन होंगे। अब आपको एरिया समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में क्या क्या आएगा। फिर आता है इम्पोर्टेंट, ये हो गया। इसके बाद है सोइल साइंस, यहाँ से चालू होता है टिपिकल सोइल साइंस, और बड़ा यूनिट है। सोइल साइंस में बेसिक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, सोइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, कलर, टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये सारे। फिर केमिकल प्रॉपर्टी में सोइल पीएच क्या है, सोइल ईएसपी क्या है, सार क्या है, ईसी क्या है, सोइल को क्या क्या टेस्टिंग करते हैं, क्या तरीका है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में जीव जंतु के बारे में, सोइल एनिमल के बारे में, सोइल माइक्रोब के बारे में। ओवरऑल जितने भी माइक्रोब पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर में, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो बैक्टीरिया है, सॉरी एक्टिनोमाइसिटीज है। तो इस तरह से कौन ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, जैसे मिट्टी के अंदर एसिड कंडीशन अच्छा है तो फंजाई बढ़िया ग्रो करता है। तो ये कंडीशन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में होते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में आप माइक्रोब के फंक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ना कि राइजोबियम मिट्टी के अंदर पाया जाता है तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। स्यूडोमोनास या बैसिलस पाए जाते हैं तो वो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के रूप में काम आते हैं। यदि आप देखते हैं कई सारे तो ऐसे फंजाई पाए जाते हैं जो जड़ों के साथ जुड़ करके वहाँ पे फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। तो इस तरह से फंक्शन, कई सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, सड़े गले पत्ती हैं, उन्हें डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। तो ये मुद्दा पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपके सिलेबस में है प्रोसेस एंड अ फैक्टर ऑफ द सोइल फॉर्मेशन। मिट्टी के बनावट में कौन कौन से प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल है पेडोटर्मेशन, उसके बाद है आपका ये पार्टजोलाइजेशन, ग्लिजेशन, लेटराइजेशन, ये सारे प्रोसेस। फैक्टर में यदि आप देखते हैं तो 5 फैक्टर मेन होते हैं। पेसिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर। पेसिव फैक्टर में आपका आ जाएगा क्या क्या आते हैं पेसिव फैक्टर में, तो क्लाइमेट आ गया, क्लाइमेट आपका आ गया। उसके बाद में रिलीफ होते हैं, तो क्लाइमेट है, रिलीफ है, उसके बाद में पेरेंट मटेरियल है। और इधर पे देखेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर में तो एक्टिव फैक्टर में आप देखते हैं तो कौन सा आएगा, वो है ऑर्गेनिज्म आएगा, और दूसरा क्लाइमेट है। क्लाइमेट को हम एक्टिव फैक्टर में कंसिडर करेंगे। उधर पे आ जाएगा टाइम। तो इस तरह से 5 का फैक्टर हैं, उनका रोल। सोइल्स ऑफ इंडिया 5 तरह के मेन सोइल हैं, एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, उसके बाद लैटेराइट सोइल, डिजर्टिक सोइल, अल्कलाइन एंड साल्टी सोइल, एसिडिक सोइल, पीट सोइल, बॉक्स सोइल। कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितना एरिया है, क्या फीचर है, ये एक कॉमन इंपॉर्टेंट एरिया है, एक क्वेश्चन सुनिश्चित करता है। मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सोइल। हम जानते हैं कि मिट्टी के अंदर में
50% सॉलिड होता है, उस 50% का लगभग 45% मिनरल होता है और 5% ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होता है। तो मिनरल में कई तरह के मिनरल है, फेल्डस्पार है, क्वार्ट्ज है, ये पाए जाते हैं। इनके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, कौन ज़्यादा पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, उनका क्या रोल है। ऑर्गेनिक मैटर के एक और कंपोनेंट ह्यूमस है, उसके बारे में कैसे ऑर्गेनिक मैटर है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, ये मुद्दा। फिर आता है सीधा सोइल फर्टिलिटी में कितने लगभग 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है अर्नान के क्राइटेरिया के आधार पे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन सा बेनिफिशियल एलिमेंट है। जैसे निकोलस ने बेनिफिशियल एलिमेंट का परिभाषा दिया था और इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया दिया था। अर्नान एंड स्टाउट ने उन्होंने 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट डिक्लेयर किया था। उनका फंक्शन जानना है, उनका डिफिशियंसी सिम्टम जानना है, नाइट्रोजन का डिफिशियंसी से कौन सा सिम्टम आता है, फास्फोरस एक्चुअल में प्लांट के शरीर में कहाँ उपयोग होता है, ये सारे मुद्दे यहाँ पे आएंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ सोइल फर्टिलिटी कि सोइल फर्टिलिटी का मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर में न्यूट्रिएंट कितना पाया जाता है, तो उससे संबंधित कि कैसे टेस्ट करें। आप हरियाणा की 100 ग्राम मिट्टी ले लीजिए, उसका सोइल टेस्टिंग करिए। अब टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कि अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल फास्फोरस, अवेलेबल ये कितने कितने हैं। उसके आधार पे आप फर्टिलाइजेशन रिकमेंडेशन की बात है, आप एक चार्ट का उपयोग करके ये कह सकते हैं कि इतना फर्टिलाइज़र, इतना न्यूट्रिएंट आया है तो इस रेट से आप फर्टिलाइज़र आप यूज़ करिए। तो ये मुद्दे यहाँ पे आएंगे। फिर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात है, जहाँ पे हम केवल केमिकल का या फर्टिलाइज़र का उपयोग करने के बजाय ऑर्गेनिक मैन्योर का या और अन्य कई तरीके जैसे ग्रीन लीफ मैन्योर, लेग्यूम क्रॉप, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, क्रॉप रोटेशन का उपयोग करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंतर्गत, ताकि सब कुछ मिला के हम न्यूट्रिएंट की जो समस्या है उसको पूरा करें। फिर इसी में आता है बायो फर्टिलाइज़र का रोल कि हम देखते हैं कि नाइट्रोजन बेस्ड बायो फर्टिलाइज़र जिनके खेत में डालने से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और प्लांट को बाहर से फर्टिलाइज़र के रूप में कम नाइट्रोजन देना पड़ता है, क्योंकि वो अपने में सक्षम हो जाता है यदि आप बायो फर्टिलाइज़र उपयोग करते हो। तो कई बार आप पीएसबी जैसे बायो फर्टिलाइज़र उपयोग करते हो तो फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट जो कि मिट्टी के अंदर सॉल्युबलाइज कम होते हैं, वो तेज़ी से सॉल्युबलाइज होकर के प्लांट को मिलते हैं। तो आप नाइट्रोजन बेस्ड और फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र का के बारे में आप पढ़ते हैं। नाइट्रोजन जब आप मिट्टी में अप्लाई करते हैं यूरिया के रूप में या किसी भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के रूप में, तो कैसे लॉस हो जाता है। लीचिंग के रूप में लॉस होता है, डिनाइट्रिफिकेशन के रूप में लॉस होता है, या वोलेटाइजेशन के रूप में लॉस होता है, या वीड कंज्यूम कर जाते हैं। ये सारे मुद्दे यहाँ पे आएंगे। और जो सबमर्ज राइस सोइल है, जहाँ पे 24 घंटा पानी भरा रहता है, दलदल एरिया टाइप का रहता है, उस एरिया में नाइट्रोजन की जो लॉस ज़्यादा होती है उसको ठीक करने में आप कौन से साइंस का उपयोग करोगे और क्या क्या अपनाओगे तो वहाँ पे लॉस कम होगा। फिर इसके बाद आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोइल कि कैसे मिट्टी के अंदर में जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है राइजोबियम करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसी तरह से फास्फोरस का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उपयोग हो और पोटेशियम का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उपयोग हो, इसके लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं और कौन कौन से स्ट्रेटजी हैं, ये आएगा। कंप्लीट 100% लाइन बाय लाइन सिलेबस है आईएएस का, यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का। उसके बाद प्रॉब्लम सोइल है, सलाइन सोइल है, अल्कलाइन सोइल है या सलाइन अल्कलाइन है या सोडिक सोइल है, इसके बारे में उसे कैसे रिक्लेम करते हैं। जैसे सलाइन सोइल को रिक्लेम करने के लिए आपको केवल लीचिंग करना पड़ता है, पानी खेत में डाल के निकालना पड़ता है, लेकिन सोडिक या अल्कलाइन सोइल को यदि आप ठीक करते हैं तो जिप्सम अप्लाई करते हैं, एसिडिक सोइल को ठीक करते हैं तो आप लाइम डालते हैं। इसी तरह से ग्रीन हाउस जो इमिशन होता है मिट्टी से, जैसे 85% ग्रीन हाउस है, उनमें 85% नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस है वो मिट्टी से निकलता है। और यह ठीक होगा जब आप नाइट्रोजन कम डालोगे या न्यूट्रिएंट का, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का कम से कम उपयोग करेंगे तब। फिर आता है सोइल कंजर्वेशन, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, सोइल इरोजन के टाइप, उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं, रील इरोजन, गले इरोजन, स्प्लिट इरोजन, और उसको कंट्रोल करने के लिए चाहे वो विंड ब्रेक हो, सेल्टर बेल्ट हो या फिर यदि कवर क्रॉप हो, मल्चिंग हो, ये सारे मुद्दे आएंगे।
ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की जो बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे वहाँ पानी की कमी पड़ जाती है, विंड इरोजन की प्रॉब्लम आ जाता है, कई कई एरिया में वाटर इरोजन की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए क्या क्या तरीका, शेल्टर बेल्ट, विंड ब्रेक, मल्चिंग, इवेपो ट्रांसपिरेशन को कम करने वाले एंटी इवेपो ट्रांसपेरेंट का उपयोग करना, और ऐसे कई टेक्नोलॉजी हैं जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप या अन्य ऐसे वैरायटी जो कि ड्रॉट को टॉलरेंट कर सकते हैं, उन सारे के बारे में यहाँ पे मुद्दे डिस्कशन होंगे। और इसको यदि आप चाहते हैं कि इस मुद्दे को पढ़ना है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से, यदि कोई अपने से पढ़ना चाहता है तो, और यदि कोई और डिटेल में जानना चाहता है तो DK दास के भी दे सकता है, या IIS इंडियन सोसाइटी ऑफ फुल साइंस में भी और ज़्यादा डिटेल है किसी के पास समय है तो। और वीड है, ये वीड तो आप कर सकते हैं या तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से कर लीजिए, या तो फिर आप बेसिक SR रेड्डी से या रेड्डी एंड रेड्डी से प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी से कर सकते हैं, आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी। ये सोयल साइंस है, ये आपको कुछ कुछ यूनिट DK दास में मिलेगा, ज़्यादातर एरिया है आपको हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से मिलेगा। देखिए हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो ICR की इतनी बड़ी किताब है, कम से कम मैंने उसको 6 से 7 बार पढ़ा है। नॉर्मली किसी के डेयर नहीं होते इतनी बड़ी किताब को पढ़ने का, और वो भी पूरा पढ़ने का। मैंने कोशिश किया है कि उनमें से ऑलमोस्ट 90% को मैंने कवर अप किया है, पढ़ा है, और वो 6 से 7 बार तो सही से पढ़ ही लिया है, बाकी 2-3 बार इधर उधर से। तो मुझे एक एक लाइन पता है कि वो इतना स्टैंडर्ड जिसे एग्रीकल्चर का धर्म ग्रंथ कहते हैं उसको पढ़ने के क्या मीनिंग है। मैं इतना तेज़ी से सब कुछ बोल रहा हूँ, इतने ही मिनट में सब चीज़ कवर करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन हर एक चीज़ अंदर में क्या आता है वो टंग में बसा है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। भले हो सकता है मैं जल्दी में बोल रहा हूँ तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कई चीज़ें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कंप्लीट सिलेबस का एक एक लाइन जो है आँख मूंद के पता है, इसलिए मैं आपको जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका भी समय बचे। वाटर यूज इफिशिएंसी इन रिलेशन टू द क्रॉप प्रोडक्शन, ये एरिगेशन क्या है इसके भी लिए आप जो है पढ़ सकते हैं हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। और दूसरा एरिया है वो कौन सा है, यदि आप एरिगेशन एग्रोनॉमी पढ़ते हैं तो भी चलेगा SR रेड्डी से, या फिर SR रेड्डी का प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ते हैं तो भी चलेगा। तो इसके कई सारे किताब हैं, लेकिन हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है उसके भी कंटेंट आपको मिल जाते हैं। वाटर इज इफिशिएंसी इन द रिलेशन टू द क्रॉप प्रोडक्शन, यहाँ वाटर इज इफिशिएंसी का कि आप इतना उत्पादन पाने के लिए कितना पानी डाले हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 1 किलो राइस प्रोडक्शन में कितना mm वाटर आपने अप्लाई किया है, वो एक वाटर इज इफिशिएंसी है। वाटर इज इफिशिएंसी प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, इंजीनियर सब के हिसाब से अलग अलग इसके डेफिनेशन बनते हैं। एरिगेशन शेड्यूलिंग के कई तरह के क्राइटेरिया हैं, जैसे हम मिट्टी को देख के एरिगेशन शेड्यूल करते हैं कि पानी ज़्यादा उड़ गया है, डिप्लीट हो गया है, तो राइस को जो है तुरंत ही देना पड़ेगा, लेकिन बाजरे को बहुत पानी उड़ गया है फिर भी आराम से दीजिए, क्योंकि बाजरा है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पानी ज़्यादा नुकसान हो जाता है फिर भी। लेकिन राइस क्या है, थोड़ा सा भी पानी डिप्लीट हुआ जिसे हम डासम कहते हैं, फिर पानी 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 चिल्लाने लग जाता है। वैसा ही है शेड्यूलिंग ऑफ एरिगेशन, जैसे इसमें टेंसियोमीटर का उपयोग करते हैं, IWCP रेशियो कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं, और सबसे बेहतरीन तरीका है कि कब पानी दें। एरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब होता है व्हेन टू एंड हाउ मच टू एरिगेट, कब दे पानी और कितना दे पानी। ये आप पौधों के क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज को देख के कर सकते हैं। जैसे आप गेहूं में मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है वो क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, राइस में होता है पेनिकल इनिशिएशन। इस स्टेज में पानी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आता है कि पानी का कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हरियाणा तरफ में जो वाटर की चैनल थे, नालियाँ थी, कि ट्यूबवेल का पानी यदि खेत में जा रहा है तो जो छोटे छोटे वाटर कोर्स थे, वाटर की नालियाँ थे, उसको हरियाणा वालों ने सीमेंटेशन किया, लाइनिंग किया। मतलब जितने भी ओपन नालियाँ थी वो सारे ज़्यादातर हरियाणा में आपको, पंजाब में आपको सीमेंट का मिलेगा। तो एक दौर था 1974 का, जब उस समय में एक स्कीम चला था जिसका नाम था कैनाल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, CADP, जिसका बाद में 2004 में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वाटर सेट मैनेजमेंट रख दिया गया था। तो उसके तहत में जितने भी, और उसके पहले जितने भी स्कीम चला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनमें सबसे ज़्यादा फोकस था पानी बचाने को। इसी तरीका पे हरियाणा पंजाब के किसानों को ना कई तरह का स्कीम दे करके बोला गया कि आप ऐसा नालियाँ बनाइए, और नालियाँ बना करके ना जो ज़मीन में पानी रीस कर जाते हैं, सीपेज हो जाते हैं, उसको बचाइए। तो ये सारे मुद्दे इसके अंतर्गत आएंगे। फिर आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जब भाई जहाँ पे पानी, जैसे आप जानते हैं
आमिर खान का सत्यमेव जयते आपने देखा था, उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था कि एक वाटर सेट एरिया को कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, पानी बचाएं ताकि वहाँ के लोगों को पानी जो है मिले। जैसे इस दिशा में एक राजेंद्र प्रसाद हैं राजस्थान के, तो उनको वाटरमैन का भी नाम दिया गया, या वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनको वाटर के ऊपर में अवार्ड भी मिला। उन्होंने राजस्थान में कई सूखे क्षेत्र में, भरतपुर एरिया में ऐसे पोखर में पानी इकट्ठा करने का काम किया, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, जिसके कई सारे मुद्दे होते हैं, बेनिफिट होते हैं। इसी तरह से ड्रिप या स्प्रिंकलर एरिगेशन के काफ़ी पॉपुलैरिटी है, ये पानी बचा रहे हैं। हाईएस्ट वाटर एफिशिएंसी होता है ड्रिप का 95% तक। और ड्रेनेज की समस्या के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ड्रेनेज की समस्या हरियाणा वाले तो कुछ हद तक जानते हैं, क्योंकि जो कैनाल के आसपास के एरिया हैं वो कैनाल के पानी के सीपेज होने से ड्रेनेज से ग्रसित होते हैं। लेकिन पंजाब, ये वेस्ट बंगाल का, त्रिपुरा का लोग नेचुरली जानते हैं, वहाँ पे राइस की फसल पूरा तैयार होके पक के हार्वेस्टिंग स्टेज में रहता है और घुटने से नीचे का पानी भरा ही रहता है। अब सोचो हार्वेस्टिंग कैसे करेगा, कंबाइन हार्वेस्टर घुसा नहीं सकता। राइस की कटाई के लिए हंसिया लेके जाएंगे तो पानी में उनका पैर भीगा रहेगा, वो कहाँ रखेंगे? ऐसे धान काटेंगे और ऐसा किसी किसी चीज़ में ऐसे भरते रहेंगे, जो कुछ सारे लीज जो वो है उनके पैर को भी काटते फिरते रहेगा पानी में उस दौर में, तो बहुत कठिन होता है। और आपको उस समय में पता चलता है कि रियल में किस जगह में जल भराव होता है, वाटर लॉगिंग होता है, तो पानी को निकालने के लिए कई तरीका, चाहे वो ओपन तरीका से रैंडम सिस्टम को अपनाइए, हैरिंगबोन सिस्टम को अपनाइए, किसी भी सिस्टम को अपनाइए, तो उसके थ्रू आपको पानी को निकालना पड़ेगा। सरफेस ड्रेनेज या सब सरफेस ड्रेनेज, मोर ड्रेनेज, टायर ड्रेनेज, कोई भी अपनाइए और आपको पानी निकालना पड़ेगा। इसी तरह से क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, गंदा पानी से, सलाइन वाटर से, एसिडिक वाटर से, सोडिक वाटर से आप इरिगेट करोगे तो आपका खेत भी सलाइन हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, पौधों का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, यील्ड गिर जाएगा। इसके लिए पानी को क्लासिफाई किया गया है इंटरनेशनल लेवल में, यूएफडीए ने क्लासिफाई किया गया कि C1, C2, C3, C4, C5 अलग अलग। और इसी यूनिट को आप रेड्डी एंड रेड्डी से पढ़ सकते हैं या फिर आप हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से भी पढ़ सकते हैं। तो सलाइन वाटर, सोडिक वाटर को क्लासिफाई किया गया है। यहाँ तक इस दिशा में सेंट्रल सोल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है, उन्होंने भी अपनी एक गाइडलाइंस दिया है इंडिया भर के लिए कि भाई हम सलाइन वाटर को अलग अलग 4-5 क्लासिफाई करेंगे, तो नॉर्मल वाटर या शुद्ध वाटर किसको कहेंगे इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मुद्दे यहाँ पे आएंगे। ऐसा ही इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, मतलब इंडस्ट्री से निकल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल है कि उधर पे यूपी में जो गंगा गया है, बह रहा है, वहाँ ज़्यादातर इंडस्ट्री है, चमड़ा उद्योग है, बांस उद्योग है, का पेपर उद्योग है। वहाँ से जो इफ्लुएंट आते हैं वो गंगा में छोड़ दिए जाते हैं, उसको पॉल्यूशन कर रहा है, मिट्टी को पॉल्यूट कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, हैवी मेटल का पॉल्यूशन हो रहा है। इन सारे मुद्दों को ठीक करना। इरिगेशन प्रोजेक्ट, भारत में 3 तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, मेजर, मीडियम, माइनर। जैसे मेजर का क्राइटेरिया ये होता है कि 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा के एरिया में सिंचाई करे तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। यदि 2000 हेक्टेयर से कम एरिया को सिंचाई करता है कोई कैनाल, तो उस प्रोजेक्ट को माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। तो कौन कौन से हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट? जैसे ये यमुना कैनाल प्रोजेक्ट है, वो माइनर है, मीडियम है, वो मेजर में आता है। तो इस तरह से इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है इकोनॉमिक्स का, यहाँ सीधा इकोनॉमिक्स में जंप करना पड़ेगा। और इस यूनिट को आप 2 किताबें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। यदि गंभीर या डिटेल ढंग से आपको पढ़ना है तो आप जो है एक पढ़ सकते हैं, एक रेड्डी का किताब आता है फार्म मैनेजमेंट के नाम से या इकोनॉमिक्स के नाम से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के नाम से, सुब्बा रेड्डी का, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें कंप्लीट उसमें दिया रहता है, डिटेल में दिया रहता है। लेकिन यदि आपको जनरलाइज्ड पढ़ना है तो आप हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर में कंप्लीट इसको पाएंगे, वहाँ से भी आप रिलायबल पढ़ सकते हैं। ठीक है, फार्म मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट स्कोप, उसके बाद फार्म प्लानिंग, तो फार्म प्लानिंग और बजटिंग के बारे में, जैसे यहाँ बजटिंग है तो पार्शियल बजटिंग, टोटल बजटिंग, कंप्लीट बजटिंग, इंटरप्राइज बजटिंग, ये 4 तरह के बजट होते हैं। फिर ऑप्टिमम रिसोर्स यूज की कॉन्सेप्ट, बजटिंग की कॉन्सेप्ट बता दिया। फार्मिंग के जो 4 तरीके होते हैं,
जैसे स्पेसिफाइड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, रैंच फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, ये 4 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ोगे। फिर आप फार्मिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, जहाँ पे आप फार्मिंग सिस्टम के बारे में जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग है और कैपिटलिस्टिक फार्मिंग है, पीसेंट फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, फैमिली फार्मिंग है, और उसके बाद में जो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आया, उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब होता है सूचना रखना और मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, इसके बारे में जानकारी। जैसे वो होता है ना, जो स्टॉक जिसको बोलते हैं, एनएससी, बॉम्बे एनएससी, इस तरह की जो बातें करते हैं, तो वहाँ का डाटा कंप्यूटर में आते रहता है, उसको देख करके कि आज घट रहा है, बढ़ रहा है, शेयर मार्केट की जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसी तरह से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का प्राइस गिर रहा है, बढ़ रहा है, इसके लिए डाटा इकट्ठा करना, सिस्टम रहना, ये मार्केट इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। मार्केटिंग के लिए जो भी व्यवस्था है, जैसे सबसे बड़ा संस्था यहाँ पे नाफेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन है, उसके क्या काम होते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखने के लिए अपेडा है, उसके काम, इस तरह की सारी बातें यहाँ पे आएगा। मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, तो उसकी क्या मार्केटिंग होती है, उनके मार्केटिंग की क्या बात है, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, और जैसे अभी करंट अफेयर में आता है आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, ये मुद्दे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद प्राइस फ्लक्चुएशन है, तो एग्रीकल्चर के प्राइस 2 तरह के होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होता है और दूसरा होता है एक और प्राइस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस में मेजर होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होता है, उसके बाद है परचेज प्राइस भी होता है। तो ये 2 तरह के मेन प्राइस होते हैं, परचेज प्राइस वाला और दूसरा है आपका एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। तो उससे संबंधित वो कौन फिक्स करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उसको अप्रूव करता है। रिकमेंड करने वाला जो कमेटी होता है वो कॉस्ट कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, CSCP, वो फिक्स करता है। ये मुद्दे आएंगे। कोऑपरेटिव का, जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव है, गन्ना कोऑपरेटिव यूपी में चलता है, तो ये इनके क्या रोल हैं, इनके सबसे बड़ा रोल इनका एक प्राथमिक संस्था जिसे पैक्स कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, जो कि गांव-गांव में लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी सक्सेसफुल संस्था है, पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका मुद्दा यहाँ पे आता है। टाइप एंड फार्मिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कंप्लीट डिटेल जानिए। उसके बाद में इसके अतिरिक्त एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, थोड़े बहुत हिस्ट्री देख लेना, क्रॉप इंश्योरेंस की मुद्दा आप समझ जाओगे। फिर आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्या रूल हैं, क्या मेथड हैं और कौन कौन से तरीका हैं। जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, 4 तरह के फार्मर, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, जिस किसान के पास में 0 से 1 हेक्टेयर की जमीन होती है उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं, सॉरी मार्जिनल फार्मर। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है स्मॉल फार्मर कहते हैं, और 4 से 10 हेक्टेयर तक की जमीन होती है उसे मीडियम, और उसके बाद से बड़े फार्मर की गिनती में आते हैं। और जिसके पास में नहीं होता लैंडलेस। तो इसकी कितनी संख्या है स्मॉल फार्मर? भारत में सबसे ज़्यादा संख्या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का है, 82% तक। बड़े किसान की संख्या मात्र 10% के आसपास तक है। लेकिन यदि आप देखोगे कि ओवरऑल जो जमीन, सबसे ज़्यादा जमीन बड़े फार्मर के अंतर्गत आते हैं, और छोटे फार्मर का जितने सबको भी जमीन मिला दिया जाए तो काफ़ी कम है। इसी तरह से कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं, जैसे समिति नाम का एक संस्था होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट रन करता है, युवाओं को प्रेरणा देता है, वो ट्रेनिंग देता है, फिर एग्री बिजनेस करने के लिए प्रमोट करता है। अभी कृषि विज्ञान केंद्र का रोल, जो कि जिले लेवल का कार्य संस्था है, ICR इसको रन करता है। लगभग 235 KVK अभी चल रहे हैं। लेटेस्ट डाटा देख सकते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को आप जान सकते हैं। उसी तरह से कई सारे NGO वो केविको को चला रहे हैं, वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। कोई सरकारी संस्था एग्रीकल्चर का प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उसको जो है प्रेशराइज करते हैं। NGO के ये भी काम होते हैं कि वो कोई सरकारी संस्था कई चीज़ों में किसानों को ट्रेनिंग में विफल हो रहे हैं, अगरबत्ती बनाने में, जो एग्रीकल्चर के कोई घास फूस निकल रहा है उससे कोई हैंडक्राफ्ट
पे बनाने में। तो त्रिपुरा में मैंने देखा कि एनजीओ बड़े सक्रिय हैं और कुछ कुछ जगहों में कम सक्रिय हैं, लेकिन हैं। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का न केवल रूरल डेवलपमेंट में बल्कि एग्रीकल्चर में भी ओवरऑल ग्राम के विकास में सेल्फ हेल्प ग्रुप का और एनजीओ का भारी भरकम रोल होता है गांव के विकास के लिए। तो गांव मतलब एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़्यादातर भारत में एग्रीकल्चर तो गांव में ही होता है, तो इसलिए सारे मुद्दे यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अब आता है आई हो गया, अब आता है जे। यहां से स्टार्ट होता है आपका पेपर 2, और मेरे हिसाब से यदि मैं काउंट करूं जैसे ABCD के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से पेपर 1 जहां तक मैं कर रहा हूं वहां तक 7 पॉइंट हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ये वाला 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यहाँ डी होता, ये डी है 4 यूनिट। उसके बाद है 1 मिनट, हाँ 1 2 3 4, ओके 5 6 7 8 1 9 9, हाँ 9। तो यहाँ पे थोड़े से ऐसा हो गया था जो ये है फार्म मैनेजमेंट, ये वाटर इफिशिएंसी है और ये सोल वाटर कंजर्वेशन है, ये एप और जी एक ही में IAS के सिलेबस में है, तो इसलिए 7 यूनिट था, बाकी तो लगभग एक जैसे है। अब आता है पेपर 2 का, जो कि साइंस एरिया है। मतलब पेपर 2 इसलिए मैंने कह रहा हूँ, यहाँ हरियाणा एडीओ में पेपर 2 नाम का कोई चीज़ नहीं है, IAS में पेपर 2 में ये सिलेबस हूबहू आपको देखने को मिलता है। ये आता है जेनेटिक्स का, जहाँ सेल स्ट्रक्चर के फंक्शन, सेल साइकिल के बारे में, फिर DNA के बारे में कि DNA का सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, फिर लॉ हेरिडिटी के मेंडल ने लॉ सेग्रीगेशन, लॉ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट दिया था। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर की क्रोमोजोम के अंदर में कैसे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, DNA होता है, कैसे वो कंबाइन होते हैं, क्रोमोजोमल एबरेशन, स्ट्रक्चरल एबरेशन, न्यूमेरिकल एबरेशन, और उसके बाद नलिजोमी, मोनोजोमी, प्रोकैरियोट, सॉरी ये पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ये सारे इसमें आते हैं। लिंकेज है, क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट है, इनके क्या उपयोग होते हैं, पॉलीप्लॉइडी, प्लॉइडी लेवल में चेंज, कैसे वैरायटी बनाने में मदद करता है यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में। फिर म्यूटेशन एक सडन हेरिटेबल चेंज है जीन में एंड कैरेक्टर में, उसके कैसे ब्रीडिंग में कई सारे म्यूटेंट वैरायटी तैयार किया गया, जैसे पूसा नन्ना पपाया का एक म्यूटेंट वैरायटी है, जगन्नाथ एक म्यूटेंट वैरायटी है राइस का। हेरिटेबिलिटी एक काउंट है कि जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है। स्टेरिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना, उसके क्या उपयोग है ये जानना। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये सारे पॉइंट इस मुद्दे पे आते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे हैं। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ पूरे प्लांट ब्रीडिंग के मुद्दे हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सल्पिंग, क्रॉसिंग टेक्निक, ओरिजिन, इवोल्यूशन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, सेंटर ऑफ ओरिजिन, लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज, क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो यहाँ ओरिजिन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन वहाँ पे है। जर्म प्लाज्म क्या होते हैं, इसका मुद्दा है। प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री, मास रिकरेंट सिलेक्शन, हेट्रोसिस क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ब्रीडिंग पार्ट, डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, ये सारे मुद्दे यहाँ पे आएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल है, GM क्रॉप क्या होते हैं, रोल ऑफ इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेटिक हाइब्रिड, कई सारे तैयार किए गए हैं। मास सिलेक्शन, प्योर सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, ब्रीडिंग पूरा का पूरा मेंशन है, ठीक है। फिर सीड प्रोडक्शन, पूरा सीड सर्टिफिकेशन का टेक्निक, सीड टेस्टिंग का तरीका, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, सीड रजिस्ट्रेशन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो सीड प्रोड्यूसन कर रहे हैं, WTO का इशू और इम्पैक्ट, ये मुद्दे हैं। ए प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विद रेफरेंस टू द प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सोइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप, ये सारे के सारे सिलेबस इसमें हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजी है। चलिए मैं किताब आपको बता देता हूँ। यदि जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप BD सिंह से बड़ी किताब पढ़ सकते हैं, या फिर eagri.org से PDF पढ़ सकते हैं यदि अपने से करना चाहते हैं तो। इसके अतिरिक्त आप प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी आप BD सिंह प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड है, जो मेजर चीज़ काम आ जाता है। या जेनेटिक्स और BD सिंह को आप छोटे किताब से पढ़ना चाहते हैं तो BD सिंह का कंबाइंड भी एक किताब आता है, उसमें भी कवर हो जाता है। सीड प्रोडक्शन, आप फीड साइंस की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, या फिर आप
एग्री टीएनयू के वेबसाइट पे जाकर के सीड प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, रिलायबल कंटेंट है। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ये नॉर्मली आप eagri.org से भी पढ़ सकते हैं, जो कि टीएनयू का साइट है, और उसके कंटेंट को भी आप देख सकते हैं। नहीं तो कई लोग पांडे एंड सिन्हा से भी इस कंटेंट को पढ़ते हैं। कई लोग यदि इसको आप बायोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी को, तो पर भी आपका काम बन जाते हैं। एंजाइम एंड प्लांट पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस है, C3C4 प्लांट, ये बेसिक बायोलॉजी है। इसको आप एनसीईआरटी बायोलॉजी से भी पढ़ते हो तो भी काम पर चल जाता है आपका, या फिर आप पांडे सिन्हा से भी पढ़ते हैं। एक प्लांट फिजियोलॉजी किताब आता है, उसमें फोटोसिंथेसिस C3C4 काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल है उसमें है, लेकिन ये हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह में ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर आता है मेजर फ्रूट प्लांटेशन क्रॉप वेजिटेबल स्पाइसेस फ्लावर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, ये कंप्लीट हार्टिकल्चर है। ये हार्टिकल्चर के लिए आप एक दो छोटे मोटे किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे किताबों में आपको पूरा कभी नहीं मिलेगा। ये एक कंप्लीट डिटेल सिलेबस है, तो इसके लिए यदि आप पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड तो बुक हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय ICAR है, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो मीनिंग का है, और नहीं कर सकते हैं तो बहुत मुश्किल है आपको शॉर्ट में। लेकिन डाटा याद रखना, डाटा रिलायबल हो। आप किसी भी कचरा डाटा को पढ़ोगे तो आपका काम बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि कचरा डाटा का कम उपयोग करेगा PCS, ठीक है। तो हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के डाटा यहाँ पे काम आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट और डिजीज की बात है, फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, आर्चर्ड प्लांटेशन क्रॉप, इतना सारा डिजीज पेस्ट है। कैसे आप टैकल करेंगे? क्लासिफाइंग द डिजीज एंड द पेस्ट, स्टोरेज पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट को समझ सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप प्लांट डिजीज, प्लांट क्वारंटाइन, पेस्ट एंड देयर फार्मुलेशन, मोड ऑफ एक्शन, ये सारे मुद्दे यहाँ पे हैं। तो मेजर पॉइंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है फूड मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, ये केवल IAS के सिलेबस में देखने को मिलता है कंप्लीटली, कि फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी, ग्रोइंग पॉपुलेशन, रीजन फॉर ग्रेन सरप्लस, नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी क्या कहता है। ये काफ़ी हद तक करंट अफेयर है। जनरली लोग IAS वगैरह की तैयारी करते हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में आया, तो उसके क्या तरीके थे। फिर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे माल न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन बेस्ड, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, क्वासियोरकर सुना होगा, मरासमा सुना होगा, जो कि प्रोटीन बेस्ड यह है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। ये सारे मुद्दे यहाँ पे हैं। गाइडलाइंस की क्या है, यहाँ पे आपको बायोफोर्टिफिकेशन या नॉर्मल फोर्टिफिकेशन कि नमक में आयोडीन डालना, ये सारे मुद्दे आते हैं। BPL कैटेगरी की क्या क्राइटेरिया है, उनको कितना फूड ग्रेन मिलता है, ये सारे के सारे मुद्दे यहाँ पे काउंट होने वाले हैं, ये डिस्कशन होने वाले हैं। तो इस तरह से मैं कोशिश ये भी करूँगा कि आपको क्वेश्चन है कम से कम 1000 MCQ रखा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 500 MCQ आप लोगों को प्रोवाइड कराने का, 5000 MCQ प्रोवाइड करने का, जिससे प्रैक्टिस अच्छा हो जाए लगातार इसमें करके। और बुक्स, नोट्स, टेस्ट, क्लासेस या फिर इनके मुद्दे में भी हम काम कर रहे हैं। क्लासेस रिकॉर्डेड भी हैं, यदि आप रिकॉर्डेड को और रिपीट देखना चाहते हैं तो। और बुक्स है वो भी अभी तैयार करने का प्लान कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। कंटेंट ऑलरेडी है, थोड़ा गो थ्रू करने में 2-3 दिन से लेकर के 1 सप्ताह तक लग सकता है। आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे वेबसाइट पे agricoachingdelhi.com या agricoachingonline.com में, या डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप कांटेक्ट में बने रहो, आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही ये एक श्योर शॉर्ट एग्रीकल्चर के नाम से एक समरी में कंटेंट निकालने का, वो खास करके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, एडीओ के लिए, तो ये आपको मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दी आप तैयारी करने में सक्षम रहेंगे। नाउ यू कैन डिस्कस, आपकी जो भी बातें हैं वो आप रख सकते हैं। सर जो OMR सैंपल था वो मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ। अच्छा, OMR सैंपल का ना, ठीक है, OMR सैंपल प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि बाकी सब लोग भी देख के समझ जाएं कि वो कैसे काम करेगा। अच्छा, ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, ओके।